दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो भारत में बाढ़ का प्रभाव से संबंधित है। दोस्तों इसके पहले मैं भारत में बाढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर अगले वीडियो में मैंने चर्चा किया है, तो मैं आग्रह करूंगा कि बाढ़ के प्रभाव के पहले बाढ़ से संबंधित विभिन्न कारकों के जो है आप चर्चा को यदि देखना चाहें तो हमारे वीडियो YouTube पर संदीप सर BKC पर जाकर के जरूर देखेंगे। दोस्तों तो चलते हैं हम लोग कि भारत में बाढ़ का जो प्रभाव होता है तो मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। ठीक है, कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। आप देखेंगे निश्चित रूप से किसी भी कार्य का दो परिणाम होता है। ठीक है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। तो ठीक इसी प्रकार से इसके प्रभाव को यदि हम देखें तो दो प्रकार का है। पहला हमारा अनुकूल प्रभाव और दूसरा प्रतिकूल प्रभाव। क्लियर? इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स इन इंडिया जिसकी चर्चा हो रही है। तो दो प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। तो यहां सबसे पहले अनुकूल प्रभाव की मैं बात करने जा रहा हूं। एकदम ध्यान से सुनेंगे। मैं समझता हूं कि हमारे वीडियो को, हमारी आवाज को आप सुन लें तो कभी भी भूलिएगा नहीं। तो अनुकूल प्रभाव क्या है? सकारात्मक, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फ्लड्स। ये उत्तर भारत में प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका आती है। ठीक है, इसका उदाहरण भी हमने दिया कि प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका आती है, जिस कारण जो पर्वतीय भाग से उतर करके नदियां आती हैं वो मैदानी क्षेत्रों की ओर आती हैं। दोस्तों क्लियर? वो मैदानी क्षेत्र में जो नदियां आती हैं तो अपने जल के साथ में कई प्रकार की चीजों को लेकर के आती है और साथ ही साथ उपजाऊ मिट्टी को भी लेकर के आती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी को? उपजाऊ मिट्टी को जो है लेकर के आती है, जो जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। और यह जलोढ़ मिट्टी जो है क्या होती है? बहुत ही उपजाऊ होती है। ये आप लोग जानते हैं। स्पष्ट हो गया? तो उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो जो है कृषि कार्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जो खास करके मैदानी क्षेत्रों के लोगों के लिए होता है। उसके बाद देखें कि खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में जो है ये नमी को बरकरार रखे। इसके बाद देखते हैं कि कृषि कार्य के लिए यह भूमि बहुत ही उपयुक्त होता है और नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में जो खेती किया जाता है तो उन क्षेत्रों में जल का स्तर ऊंचा होता है, यानी कि ज्यादा नीचे नहीं होता, जल का स्तर ऊंचा होता है, जिस कारण सिंचाई करने में भी काफी सुविधा होती है। तो ये हमने सकारात्मक पहलू को देखा। स्पष्ट हुआ? अब नकारात्मक पहलू को देखते हैं, अर्थात प्रतिकूल प्रभाव को। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव में हम लोग देखते हैं कि नकारात्मक प्रभाव में चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, या कृषि संबंधी अन्य संपत्तियां हो, मकान हो, दुकान हो, या तो क्या है कि प्रतिकूल प्रभाव जो है हमारे पड़ते हैं वो क्या है? सबसे पहला प्रतिकूल प्रभाव यदि किसी पर पड़ता है तो वो प्रतिकूल प्रभाव मानव पर पड़ता है, पशु पर पड़ता है, आवास पर पड़ता है। ठीक है, मानव के रहने वाले घर पर पड़ता है, कृषि पर पड़ता है और विभिन्न प्रकार के संपत्तियों पर पड़ता है। ठीक है, और क्या है कि रोड यानी कि सड़क, रेल मार्ग, पुल, पुलिया, पेयजल आपूर्ति, उद्योग धंधे, व्यापार, ये हमारे बिजली के खंभे आदि आदि कई चीजें नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ क्या हो जाती है? कृषि की बातें हमने किया तो इसमें फसल की भी बर्बादी हो जाती है। और बाढ़ की विभीषिका के कारण क्या हो जाता है? जो बाढ़ के कारण लोग मर जाते हैं, उसके कारण क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। और वो बीमारियां जो फैलती हैं, फलस्वरूप क्या है? उस बीमारी से हैजा, आंत संबंधी रोग, हेपाटाइटिस आदि विभिन्न प्रकार के जो है बीमारियां फैल जाती हैं। दोस्तों और इस प्रकार क्या करती है? ये हमारे मानव जीवन या जीव जगत को कहें
उद्योग धंधे को कहें, सब पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये हमारा बाढ़ का प्रतिकूल प्रभाव हुआ। अब इस पर देखते हैं कि ये जो प्रभाव डाल रहा है हमारा बाढ़, उससे क्या होता है कि प्रति वर्ष की आंकड़ा को यदि लिया जाए, औसत, ठीक है, औसतन प्रति वर्ष का यदि आंकड़ा को लिया जाए तो 1200 व्यक्ति प्रति वर्ष मरते हैं। ठीक, कितना? 1200 व्यक्ति की मृत्यु प्रति वर्ष हो जाती है दोस्तों। और 2 लाख से अधिक, कितना? 2 लाख से अधिक जो है हमारे पशुओं की मृत्यु हो जाती है। और विश्व स्तर पर मानव मृत्यु को यदि देखा जाए, विश्व स्तर पर मैं चर्चा कर रहा हूं, तो विश्व स्तर पर यदि मानव मृत्यु दर को देखा जाए तो बांग्लादेश के बाद में भारत जो है दूसरा स्थान रखता है। ये दूसरा स्थान विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भी रखता है, तो बांग्लादेश के पीछे भी आ गया। अब जो है हम लोग बाढ़ से जो है, जो हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में लोग काल कलवित हुए हैं, उनका मैं आंकड़ा संक्षिप्त रूप में आपके सामने रख रहा हूं। अब बाढ़ का प्रभाव को हम दिखाना चाह रहे हैं कि बाढ़ आखिर कितना विकराल रूप धारण किए हुए है, जिससे जो है हमारे भिन्न भिन्न राज्यों में एक अनुमानित आंकड़े के आधार पर कितने लोगों की मृत्यु हुई है, ये मैं रखा हूं आपको। तो जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि बिहार की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो बिहार 1, बिहार 2 और बिहार 3, ये 3 बार जो है बिहार में विभीषिका आई है दोस्तों। तो चलते हैं, बिहार में 1987 में जो बाढ़ आया उससे 1400 व्यक्ति मरने की जो है अनुमान लगाया गया। वहीं असम में 1998 में 156 लोग मरे। फिर बिहार में 2004 में 885 लोग, महाराष्ट्र में 2005 में 5100 व्यक्ति की मौत हुई। बिहार में पुनः जो है 2008 में जो है ये बाढ़ आया दोस्तों, तो 100 आदमी मरे। लद्दाख में 2010 में जो है 255 व्यक्ति की मौत हुई। असम में 2012 में जो बाढ़ आया उसमें 124 लोग मरे। उत्तराखंड में जो 2013 जिसकी जिक्र मैं इससे पहले का वीडियो में दिया हूं, उसमें 6000 लोगों के मरने का जो है अनुमानित आंकड़ा है। जम्मू कश्मीर में जो 2014 में जो है बाढ़ आया उससे 200 लोग मरे। और गुजरात में 2015 में जो बाढ़ आया उससे 245 लोग मरे। इस प्रकार जो है इस प्रकार बाढ़ के प्रभाव को हम लोगों ने सरसरी निगाह से देखा। अब बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र पर चर्चा करते हैं दोस्तों। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, चूंकि भारत में बाढ़ इस प्रकार कहर ढाए हुए है कि भारत के कुछ पहाड़ी और कुछ पर्वतीय क्षेत्रों को यदि छोड़ दिया जाए तो कोई भी हमारा क्षेत्र बाढ़ से अछूता नहीं है। लगभग भारत के सभी राज्यों में बाढ़ आते ही आते हैं। ये हमारे प्रभावित क्षेत्र हैं। इसलिए भारत के नक्शा पर यदि आप देखें तो समूल राज्यों को भारत में बाढ़ की श्रेणी में लाया जा सकता है, लेकिन सर्वाधिक बाढ़ जो है मुख्य रूप से इन प्रदेशों में आता है। तो ये हम एक सरसरी निगाह से आपके पास रख रहा हूं। इसमें जो है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, केरल, मणिपुर, पंजाब और राजस्थान, ये सब में जो है बाढ़ की स्थिति जो आती है वो महीना जुलाई से सितंबर के बीच का होता है दोस्तों। और जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, तमिलनाडु में जो सर्वाधिक जो है बाढ़ आता है वो समय जो होता है हमारा नवंबर से जनवरी के समय में होता है। और वो बाढ़ कब आता है? जब मानसून लौटते रहती है तो उस समय जो है सबसे अधिक बाढ़ आता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा कि बाढ़ के प्रभावित कौन कौन से क्षेत्र हैं। क्योंकि आप भारत के नक्शा से ओतप्रोत होंगे, आप ज्योग्राफी के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, तो निश्चित रूप से भारत का नक्शा आपको जो है जानकारी में होगा और आप जो है खुद आप देख लेंगे कि किन किन क्षेत्रों में है। ठीक है, तो भारत के कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं कहा जा सकता है। सर्वाधिक बाढ़ की यदि चर्चा किया जाए तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है दोस्तों। हमने बतलाया भी था कि सबसे अधिक जो बाढ़ आता है पर्वतीय क्षेत्रों से आकर के मैदानी भागों में जो है
बाढ़ का प्रभाव पड़ता है तो सबसे ज्यादा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में बाढ़ का जो है प्रभाव देखा जाता है। वहीं आप देखें महानदी कृष्णा, कावेरी, माही और साबरमती के डेल्टाई क्षेत्रों में बाढ़ का प्रभाव सर्वाधिक होता है। और इसके अलावे आप पंजाब और सतलज के, ठीक है, पंजाब और सतलज के मैदान की यदि चर्चा करें तो यहां सामान्य सी बातें हैं। जैसे देखें कि किसी की आदत सी हो जाती है गलत काम करने को, तो उसे आज डांटे 1 घंटा ठीक है, फिर जो है वो उसी रूप में आ गया, फिर डांटे फिर चुप है, फिर उसी रूप में, क्या कि वो सामान्य रूप से जो है वो आदी हो गया है। तो इसी प्रकार से क्या है कि इन क्षेत्रों में यदि देखें तो पंजाब सतलज के मैदान में जो है जो बाढ़ आती है, ये हमारा जो है महानदी कृष्णा, कावेरी आदि वाले क्षेत्रों में, तो ये क्या है, बिल्कुल सामान्य सी बातें हैं। यहाँ जो है लगता है कि बाढ़ आ गए, लेकिन उन क्षेत्रों में जो है जो हमेशा बाढ़ आता है, तमिलनाडु का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र, आंध्रा का क्षेत्र, केरला का क्षेत्र, मणिपुर का क्षेत्र आदि आदि का जो है हमने जिक्र किया। तो वहां बाढ़ आते तो कौन बड़ा जो है नया चीज है, अरे बाढ़ आना ही है, आंध्रा का क्षेत्र जो है तटीय क्षेत्र में है, आएगा ही आएगा। तो इसलिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश को, भारत को, इसलिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने भारत अर्थात देश को, ये हमारे देश को क्या कर दिया, बाढ़ क्षेत्र घोषित कर दिया। और देश का कितना हेक्टेयर भूमि को, 4 हेक्टेयर भूमि को राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने कहा कि भारत में 4 हेक्टेयर भूमि जो है हमारा, और ये हेक्टेयर में क्या, करोड़ में, यहां दिमाग में रखिएगा कि 4 हेक्टेयर करोड़ भूमि जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो इस प्रकार जो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि बाढ़ के प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट कर जरूर बतलाएंगे। बहुत बहुत